हमारे जहां जिन लोगों ने वन पाला उनकी आत्मा का विषय है। पहाड़ के लोगों ने इन वनों को बचाने के लिए, इन पर्वतीय क्षेत्रों में और इन सेंचुरियों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पण किया। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं इसलिए भी लाया हूं क्योंकि मुझे पता है कि हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी जैसा साहसिक कदम उठा सकते हैं, वो ईसीसी जैसा कानून ला सकते हैं जिसकी आज पूरी सारे देश में सराहना हो रही है। नकल विरोधी कानून ला सकते हैं और अब भूमि सुधार कानून उनके द्वारा लाया गया जो बहुत ही सराहनीय है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो वन अधिनियम में जो 1980, 2003 इनमें जो एक काला कानून पूर्ववर्ती सरकार की केंद्र सरकारों ने जो लागू किया, उन काले कानूनों की दोबारा से समीक्षा होनी चाहिए। और उत्तराखंड बनने के बाद हम लोगों की जो आकांक्षाएं थी, जो हमारी इच्छा थी कि हम लोग अपने अनुसार प्रदेश बनाएंगे, अपने अनुसार नीति बनाएंगे, वो हमारी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही है। तो मुझे विश्वास था कि उत्तराखंड बनने के बाद ये अधिनियम में संशोधन होगा। पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में, वनों पर आश्रित रहने वाले लोगों के परिप्रेक्ष्य में इसमें संशोधन होगा। लेकिन बहुत सारी विसंगतियां हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाने चाहता हूं, ये हमारे पहाड़ के लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रकृति को बचाने के लिए, हमारे पूर्वजों ने चिपको आंदोलन किया। पता नहीं कितने लोगों ने अपनी बलिदान दिया उस समय। एक आंदोलन किया हमारे पहाड़ के लोगों ने, मैती आंदोलन, और उस आंदोलन में जो शादी होगी, विवाह होगा, उसमें शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को जो है उन्होंने एक परंपरा चलाई कि वो पेड़ लगाएंगे। ऐसे ही एक आंदोलन चला यहां, रक्षा सूत्र आंदोलन, और बहुत बड़ा आंदोलन चला। ये सारे प्रकृति बनाने का उपक्रम था। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पानी बचाओ, बहुत सारे आंदोलन हैं, बीज बचाओ, बहुत सारे आंदोलन हैं। और पर्वतीय जन संघर्ष समिति ने 1977 में एक नीलामी का विरोध किया था नैनीताल में, और उस नीलामी में उन्होंने ऐसे हाल जो उनका था उसको फूंक दिया था, क्योंकि आक्रोशित लोग कि वनों की नीलामी नहीं होनी चाहिए। यानी प्रकृति को बचाने के लिए हमारे लोगों ने इतना बलिदान दिया। और मैं आपको बता दूं कि आज इनकी कृपा से 71% वन आच्छादित क्षेत्र हमारे पर्वतीय क्षेत्रों, हमारे उत्तराखंड में है। यह हमारे पूर्वजों की धन संपदा थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जिन लोगों ने ये जंगल बचाए, उन लोगों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे पर्वतीय क्षेत्र में, विशेषकर पर्वतीय या मैदानी जहां भी जंगल हैं, दोनों क्षेत्रों के लोगों का मोह भंग हो गया वन से, और ऐसे ऐसे कानून ला दिए गए हैं कि लोगों को लग रहा है कि ये जंगल हमारा नहीं है, जो इस प्रदेश के लिए भी, पूरे, मैं समझता हूं कि पूरी धरा के लिए, पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। अगर जनता वनों से विमुख हो गई तो पर्यावरण भी नहीं बचेगा, और हमारी जो हमारी ये ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ जाएगी। आज इसी की परिणति है। आप सुने 1998 में एक तरफ हमारे लोगों ने चिपको आंदोलन, छीनो झपटो आंदोलन चलाया, दूसरी तरफ 1998 में हकूक के लिए लोगों ने छीनो झपटो एक आंदोलन चलाया, कहा कि हमको हमारे हक दीजिए। लोग संघर्ष भी आ गए। लोगों के आप जो संघर्ष प्रकृति के बचा रहे थे, आज उनको हक हकूक नहीं दिए जा रहे। पहले वनों में बहुत हक हकूक मिलते थे, लोगों को हर गांव को उनके हिस्से मिलता था, तो लोग समझते थे कि ये वन हमारे हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि आप जंगल में जा नहीं सकते। इन कठोर कानूनों के वजह 1980 के बाद जो वन अधिनियम बना, उसने हमारे पूरे उत्तराखंड को बहुत सारी चीजें, दिक्कतें पैदा कर दी। मैं आपको बता दूं कि बिंदु खाता जो शायद हल्द्वानी में है, 132 साल से लोग वहां रह रहे हैं।
उनको आज तक अपना उनका हक हकूक नहीं मिल पाया। इन बने अधिनियम के कारण उन्होंने प्रमाण दे दिए अपने कि हम इतने साल से यहां रह रहे हैं, लेकिन उनको हक हकूक नहीं मिल पाया। मैं आपको बता दूं माननीय अध्यक्ष जी कि मेरा क्षेत्र है कालागढ़ डिवीजन में आते हैं गांव। उन गांवों की ऐसी स्थिति है कि वो अपने घर में अगर कोई शादी होगी, कोई बारात होगी, कोई आयोजन होगा, ढोल नहीं बजा सकते। उन गांवों में आप अब 5-6 बजे के बाद कोई उनका मेहमान नहीं आ सकता, और अपने आप भी जाने के लिए वन विभाग के लोग उनसे आधार कार्ड मांगते हैं, तब जाके उनको गांव में प्रवेश मिलेगा। और ऐसे ही कालागढ़ कॉर्बेट पार्क के बनने के बाद 3 गांव का विस्थापन हुआ, धारा, झिन्ना, कोठीरो, और वन विभाग ने उन जमीन पे उसको अपने कॉर्बेट पार्क में शामिल किया। आज वो सेंचुरी के अंतर्गत हैं, लेकिन उनको जो जमीन सरकार के द्वारा दी गई, आज भी कम से कम 35-40 सालों से उनको आज का उनका जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला। ऐसा दुर्भाग्य हमको, हमारे लोगों को सहना पड़ रहा है जिन्होंने त्याग किया वन के लिए। तो मेरा ऐसे ही बहुत सारे हमारे गोविंद घाट के लोग आज संघर्षरत हैं। गोविंद घाट के लोग हमारे संघर्षरत हैं। चोपता, दुगल बिट्टा, ऐसे कई प्रकरण हैं जहां रोज के रोज संघर्ष जनता में और वन विभाग के उसमें संघर्ष करना पड़ता है। मान्यवर, अभी हम सड़क बना रहे हैं, और उस सड़क बनाने में अब यह कंपलसरी हो गया है, ऐसा जैसे शासन ने आदेश दिया है कि अगर वो सिविल भूमि भी है तो आपको उन पर फॉरेस्ट का जो है उसमें एनओसी देनी पड़ेगी। और इस प्रक्रिया में लगभग 2-2.5 साल में वो सड़क बन पाएगी। एक तरफ पहाड़ पलायन का मार झेल रहा है, वहां वैसे ही परेशानियां हैं, और उसके बाद अगर उनका विकास कार्य नहीं रुकेंगे, अटकेंगे, तो कैसे लोग वहां पर रहेंगे। तो 2.5 साल, करीब 3-3 साल, और कई बार तो यह होता है कि पैसा आवंटन हो जाता है, टेंडर भी पड़ जाते हैं, और उसके बावजूद वन विभाग जो है काम को रोक देता है। तो ऐसी परिस्थितियां हैं कि जो एक सामंजस्य होना चाहिए था वन विभाग का, क्योंकि मैं समझता हूं कि पहाड़ बचाने का काम खाली सरकार वन विभाग का भी नहीं है, जनता का भी है, लेकिन उनके साथ सामंजस्य कौन बिठाएगा। वहां का आपके अधिकारी, जो वन विभाग के अधिकारी हैं, वो ऐसा समझते हैं कि जैसे इन्होंने कानून अपने हाथ से लिखा होगा, अपने अनुसार कानून की डेफिनेशन करते, अपनी उनकी परिभाषा बोलते हैं। और अभी जल जीवन मिशन जो माननीय मोदी जी की जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जल जीवन मिशन, क्योंकि पानी पहाड़ों में सारा जंगलों से आता है, सारा, बल्कि मैदान में भी पहाड़ों से आ रहा है पानी, तब मैदान में निकल रहा है, सारे पहाड़ों से आता है। 35-40 सालों से जो हमारी योजनाएं थी, अभी उनको जब दोबारा जल जीवन मिशन बनाने जा रहा है, तो फॉरेस्ट वाले उनको दोबारा से योजना नहीं बनाने दे रहे। यह व्यवहारिक कठिनाई है हमारी, बहुत सारी कठिनाई आज यही है। लोगों आज जो है, अगर कभी जंगल में आग लगती है, पहले बहुत सारे लोग, गांव के लोग जाते थे, कहते हमारी गांव में आग लग गई है, लेकिन सारे गांव मिलते थे। लेकिन आज की तारीख में अगर आग बगल में लगी होगी तो कोई गांव का आदमी जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको लगता है ये जंगल हमारा नहीं है। और दूसरा, हमारे गांव में, हमारे यहां आज स्थिति यह है कि आदमी, व्यक्ति ने अपने खेत में अगर कोई अपना पेड़ लगाया, तो पेड़ काटने की अनुमति आसानी से नहीं मिलती, बड़ी कठिनाई से मिलती है। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उनको जब दूसरे साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाके उसको उस पेड़ की कटाई का जो है पैसा, अनुमति मिलती है। जब व्यक्ति पेड़ नहीं लगा पाएगा, बल्कि 1980 के अधिनियम में यह भी है कि अगर 1 हेक्टेयर में 200 से ऊपर पेड़ होगा तो वो जंगल मान दिया जाएगा। तो बताओ पेड़ क्यों लगाएगा आदमी, क्यों लगाएगा व्यक्ति, अपनी क्यों पेड़ लगाएगा, जब वो समझेगा कि जब ये मेरे लिए, मेरी जमीन जंगल बनने वाली है, क्यों पेड़ लगाएगा। ऐसी विसंगतियां हमारे वन अधिनियम में आज धीरे 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 हम जो है जनता, हम इससे विमुख होते जा रहे हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़ा खतरनाक है, ये हमारे लिए भी और ये पर्यावरण के लिए भी। और दूसरी ओर ये सारे विकास कार्य रुक रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जंगली जानवरों से आज कोई जगह, कोई ऐसा नहीं है पर्वतीय क्षेत्र क्या मैदानी क्षेत्र कि जहां गुलदारों ने कोई आतंक नहीं मचाया हो। मेरे क्षेत्र में एक गांव है कोटा, शाम को ननिहाल में आई थी लड़की,
ननिहाल में कमरे के अंदर मां की गोद में थी, घर के आगे के पेड़ में गुलदार चढ़ा, वहां से जंप लगा के उसकी गोदी से, मां की गोदी से बच्चा छीन दिया, और 5 घंटे बाद जब बच्चा मिला केवल सर सर था, बाकी सारा का सारा मांस खा लिया था। आप ये समझो उस माता और पिता के ऊपर क्या बीतेगी भाई, कौन सुनेगा इनकी बातों को। ऐसे ही मेरे यहां एक शिक्षक ने बीड़ा उठाया कि मैं अपने खेत को आबाद करूंगा, सारे परिवार उसका दिल्ली रहता है लेकिन वो अपना गांव में रहता था, साग सब्जी लगाता था, अपना बगीचा लगा रखा था, अपने घर में गाय, बगल में टाइगर आया और सारा का सारा उसको सुबह लेकर पढ़ाता काल, जब वो बाहर अपने खेत को देखने जा रहा था तो खेत से जो है टाइगर उठा के ले गया, और जो उसका मैंने स्वयं 30 घंटे बाद मैं जब घटनास्थल पर गया तो आप ये देखिए कि 30 घंटे बाद 200 आदमियों के बीच में वो टाइगर फिर आ गया। अब ऐसी स्थिति में पहाड़ कैसे बचेंगे, कौन करेगा इसकी चिंता, कौन करेगी इसकी बात। अगर हमने उत्तराखंड बनाया है तो वीरान होने के लिए नहीं बनाया, ये बंजर होने के लिए नहीं बनाया, इसके लिए चिंता हमको करनी पड़ेगी, और यह साहसी कदम हमारे प्रदेश की सरकार को उठाना पड़ेगा, और अपनी बात को केंद्र सरकार में भी, एनजीटी में, बाघ प्राधिकरण में मजबूती से रखना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं ऐसे ही हमारी एक बड़ी बहुत एक लाइफ लाइन है, हरिद्वार से लेके रामनगर तक जो कुमाऊं को और गढ़वाल को जोड़ने वाली सड़क है, कंडी रोड जिसे कहते हैं, और वो आज से नहीं है, वो हमारी आजादी से पहले है। आजादी से पहले की सड़क चल रही थी, दौड़ रही थी, खूब चल रहे थे, हमारी जेएमओ की बस चलती थी, लेकिन अभी 3-4 सालों से वो जेएमओ की बस भी बंद कर दी। पहले हम उसमें कभी कभी वीआईपी लोग चल भी जाते थे, कोई विधायक को चलते परमिशन, आज वो परमिशन भी बंद कर दी, क्योंकि कह रहे हैं आज बात जो कह रहे हैं कि न्यायालय ने जो है इस पर रोक लगा दी। भाई न्यायालय किससे बड़ा है क्या, कानून कौन बना रहा है, कानून तो हम लोग बना रहे हैं, न्यायालय तो उसको फॉलो कर रहा है, कौन करेगा इस काम को। इसको अगर सरकार कमजोर पड़ेगी, कमजोर सरकार अपना काउंटर नहीं कर रही है सरकार कोर्ट में जाके, और इसका नुकसान हमारे तमाम पर्वतीय क्षेत्रों को, हमारे जो जिन्होंने जंगल बचाया उनको उठाना पड़ रहा है। तो कंडी रोड नहीं बन पा रही है। मेरे यहां एक जगह है मैदावन से लेकर दुर्गा देवी, पूरे गांव के लोगों को आज से 10-15 साल पहले गाड़ियां चलती थी, ग्रुप प्रॉपर चलती, आज की तारीख में वहां आदमी पैदल नहीं जा सकता, परमिशन नहीं है। और दुर्भाग्य देखिए वन अधिनियम का, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस जंगल के अंदर बड़े बड़े धनाढ़ियों के रिसोर्ट बने हैं, उनके लिए ज्यादा कोई प्रतिबंध नहीं है, वो रात को 6 बजे चल जाए, 7 बजे चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गांव का आदमी चल गया तो चाहे उसकी कितनी मजबूरी है, कोई बीमार भी होगा, किसको देखने जाएगा, नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में लोग कैसे अपने पर्वतीय क्षेत्रों में रहेंगे, कैसे जंगल में लोग को बचा पाएंगे। तो मेरा जो आज ये आशय है कि जो ये हमारा, मैं जो चर्चा की बात कर रहा हूं, वैसे मैं चाहता कि पूरे लोग इस चर्चा में भाग लें, सभी लोग इसमें भाग लें, वो भाग लें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। मैं समझता हूं कि शायद कोई व्यक्ति नहीं है, अरे मैं तो कह रहा हूं हरिद्वार के लोग जो प्लेन में रह रहे हैं, हर की पेड़ी में 12 सिंह घूम रहा है, हाथी जब चाहे मर्जी जिसके घर में चले जा रहा है। कोई एक लॉजिक होना चाहिए, कोई उसका एक वैज्ञानिक उसका संरक्षण की बात करनी चाहिए थे। पहले जब कभी हाथी होते थे उनको पाला भी जाता था, उनको रोका भी जाता था, आज के तारीख में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक तरफ उनको बढ़ावा दे रहे, लेकिन उनकी सुरक्षा कैसे की जाए इस पर कोई चिंता नहीं कर रहा है। और दूसरी ओर अगर कोई हिम्मत कर भी रहा है गांव में खेती करने का, जो जंगलों के किनारे खेती करने का कोई हिम्मत कर भी रहा है हिम्मत, तो सारे के सारा सुअर के द्वारा, बारहसिंगा के द्वारा, हाथी के द्वारा, भालू के द्वारा, सारे के सारे बंदरों के द्वारा उनकी चौपट कर दी जा रही है। और यही कारण कि आज लोग वहां खेती नहीं कर रहे हैं। और जब मुआवजा मिलता है तो मुआवजा इतना मिलता है, पहले तो 6 या 7 महीने में मिलता है, कभी कभी तो 2-2 साल लग जाते हैं, और इतना मिलता है वो बीज लायक भी नहीं रहता, बीज का पैसा भी नहीं मिलता, मेहनत तो गई। तो ये दुर्भाग्य हमारे साथ ये उत्तराखंड का हो रहा है, ये उत्तराखंड का हो रहा है, मैं समझता हूं। और दूसरी तरफ आप कहते हो कि साहब पर्यावरण, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मैं इसी कंडी रोड की बात कर रहा हूं। हमारी गाड़ी जाने में परेशानी है, एक दिन में 500-600 जिप्सियां चलती हैं, उसमें 500-600 जिप्सियां, जहां पर मर जाए वहीं खड़ी कर लेते हैं, और वो खूब हुड़दंग भी मचाते हैं। उनके लिए कोई वाइल्ड लाइफ का डिस्टर्ब का कोई कानून नहीं है। अरे हमारे जीवन पे, हमारे संरक्षण पे जो हमने वन बचाया है, उस वन को बचाने के ऊपर क्या इनकी मौज मस्ती की जाएगी? ये दुर्भाग्य हम इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग बड़ी चिंता है। और मेरा क्षेत्र तो लगभग चारों तरफ से वन से गिरा हुआ है, कॉर्बेट पार्क से गिरा हुआ है, लैंसडाउन डिवीजन से गिरा, गढ़वाल प्रभाग से गिरा हुआ है,
और गवर्नमेंट के गिरने से कारण बहुत सारी समस्या हमारे यहाँ हो जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मैं मान सकता हूं कि बहुत बड़ी चिंता है वन्य जीव को बचाने की, तो केदारनाथ में तो पूरी घाटी में तो हमारे हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, धड़ाधड़ सुबह से शाम तक चल रहे हैं। वहां क्या वाइल्ड लाइफ नहीं है क्या? वहां तो कस्तूरी जैसा हमारा ऐसा प्रजाति का मृग है कि जो लुप्त होने के कगार पे है, उसको कौन बचाएगा? फिर हम कह रहे हैं कि व्यवहारिक बात करिए, कहीं एक ही लॉजिक अगर करना है तो सबके साथ कीजिए, अलग अलग न कीजिए। तो मेरा आज मेरा ये कहने का मतलब है कि इसमें आपको मैं तो चाहता था कि पूरा दिन भर का इसमें डिबेट हो, और मैं वन विभाग की अव्यवहारिक नीति के लिए मैं दिन भर डिबेट कर सकता हूं, एक बात नहीं, मैं दिन भर कर सकता हूं। और इतनी कमजोरियां, आप हमको पानी से वंचित कर रहे हैं, आप हमें सड़क से वंचित कर रहे हैं, आप हमें मकान बनाने से वंचित कर रहे हैं, आप हमारे पे कोई सुविधाएं बिजली पानी से वंचित कर रहे हैं। तो कैसे करके हम पहाड़ में रहेंगे, कैसे करके हम वनों को संवारेंगे, ये चिंता का विषय है। और मेरा आपसे निवेदन है, पूरी सरकार से निवेदन है कि माननीय धामी जी के नेतृत्व में जो 3-3, 4-4 हमारे कानून लाए हैं, वो बहुत हिम्मत वाले कानून है, जिनको लाने का साहस चाहिए। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में यह वन्य अधिनियम में संशोधन जाएगा और पहाड़ को इससे निजात मिलेगी। धन्यवाद।